जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार बीपी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जनरल साइंस की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अभी टोटल 22 सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज 23वां सेट होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 23वां सेट। पहला प्रश्न कहता है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या आर, आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे यह नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए फोकस दूरी ज्ञात करना। तो आपको पता है कि दर्पण की जो फोकस होती है, दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या आर जिसको कहते हैं आर बटे 2। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है क्या, आर का मान दिया हुआ है 12 और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बटे 2 होती है, तो 12/2 यानी यह आपका हो जाएगा 6। और लेकिन सवाल में कह रहा है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी का भी पालन करना है। तो अवतल दर्पण का चिन्ह कैसा होता है? तो देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे ये -6 हो जाएगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -6 यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। देखिए हम यहाँ फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और एक लिखते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण। तो इनके चिन्ह की बात करें तो देखिए मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि एक होता है यू जिसको वस्तु दूरी कहते हैं, एक होता है वी जिसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और एक होता है एफ जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी कहीं भी होगा ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कहीं भी होगा ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो यू यानी वस्तु दूरी यू हो गया तो ऋणात्मक, चाहे अवतल दर्पण में हो चाहे उत्तल दर्पण में होगा क्या? ऋणात्मक होगा। ठीक, प्रतिबिंब दूरी भी अगर वास्तविक है तो ऋणात्मक होगा, और यदि काल्पनिक है तो पॉजिटिव होगा। उसी तरह यहाँ उत्तल दर्पण में काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक, और फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। अभी यहाँ जो सवाल में दिया था कि सवाल में पूछा था कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये आपको चिन्ह परिपाटी याद रखना होगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसकी वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटे, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, बटे 2। यहाँ पे हमको वक्रता त्रिज्या का पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, और फोकस दूरी का मान दिया हुआ है कितना? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकल जाएगा वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू एफ इंटू 2। तो 16 दिया हुआ है गुणे 2, तो 16 दूना 32। तो आपका 32 सेंटीमीटर निकल गया क्या? वक्रता त्रिज्या। तो यही प्रश्न में पूछ रहा था। देखिए 32 सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ है। ये 32 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 सेंटीमीटर। नंबर प्रश्न, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो देखिए प्रश्न में देखा हुआ फोकस दूरी, प्रश्न में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है दूरी फोकस दूरी एफ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो किसका है ये? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -18 सेंटीमीटर। ठीक, और यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले भी बताया है कि यू कहीं भी हो, अवतल दर्पण में हो, अवतल दर्पण में हो, कहीं भी हो तो ऋणात्मक होती है। तो यू का मान -12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ। तो आवर्धन, उत्पाद आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो एम का पूछ रहा है, एम बराबर पूछ रहा है। तो देखिए इन तीनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं होता है, परंतु यदि आप ध्यान दें तो अगर हम वी निकाल लें तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू होता है वी बाई यू। ठीक, तो आवर्धन क्षमता होता है एम बराबर वी बाई यू। तो हमको यहाँ से अगर हम वी निकाल लेंगे तो हमको एम निकल जाएगा। तो अब दर्पण का सूत्र, अब देखिए वी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? दर्पण सूत्र लगाना होगा। तो दर्पण सूत्र होता है क्या? देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमको एफ और यू दिया हुआ है, तो भी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ हम पुट करते हैं 1 इक्वल टू एफ का मान दिया हुआ -18 बराबर भी का हमको निकालना ही है, और प्लस यू का मान दिया हुआ है -12। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद भी का मान आ गया 36 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको यहाँ भी मिल गया 36 सेंटीमीटर। अब देखिए एम का मान, आवर्धन क्षमता का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, -36 बटे -12।
तो m का मान हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 दूना 36 m का मान हो गया 3, पॉजिटिव में 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 सेंटीमीटर कहाँ है, ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में 3 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ, वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है कितना, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, r का मान दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक, किसका है, उत्तल दर्पण का है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह पर पार्टी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x का मान, का फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। तो देखिए हमको फार्मूला पहले से पता है कि फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी r इक्वल टू होता है, या फोकस दूरी f इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या बटे, वक्रता त्रिज्या r बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है 15 और बटे 2, तो ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर का मान हो गया 7.5, 7.5 प्लस में यहाँ दिया हुआ है पॉजिटिव में, चूंकि आपको पता है कि फोकस दूरी वक्रता उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ हो गया 7.5 सही उत्तर। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 1.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु, वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर की फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो बात अवतल दर्पण की हो रही है, तो अवतल दर्पण में u का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है, v का वास्तविक मान जो होता है, v का वास्तविक मान जो होता है वो भी ऋणात्मक होता है, और f का मान जो होता है वो भी ऋणात्मक होता है। तो आप देखिए यहाँ पे हम चिन्ह परिपाटी में देख लेते हैं दर्पण सूत्र में, तो अवतल दर्पण के केस में u का मान भी ऋणात्मक होता है, v का मान भी ऋणात्मक होता है वास्तविक की कंडीशन में, और f का मान भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अब इस चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए अपने सवाल को बनाएंगे। जो दिया हुआ है v का मान दे रहा है 60 सेंटीमीटर, v का मान क्या दे रहा है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर दे रहा है। देखिए यहाँ पे वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब v का मान वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए देखिए ऋणात्मक होता है, यहाँ चिन्ह परिपाटी में देखिए ऋणात्मक होता है, तो v का मान क्या हुआ दिया ऋणात्मक। इतनी सी बात कह के इसने बता दिया कि v का मान ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक, और u का मान दिया हुआ है, u हमने शुरू से कहता आ रहा कहीं भी होगा, u अवतल दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण में होगा, उत्तल लेंस में होगा, अवतल लेंस में होगा, u कहीं भी होगा तो ऋणात्मक होगा। तो u का मान यहाँ दिया हुआ अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस u, तो u का मान क्या हो गया ऋणात्मक 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो v और u का मान मिल गया, तो देखिए v का मान हो गया -60 सेंटीमीटर, u का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता का अगर रिलेशन देखें तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू वस्तु की दूरी u। तो देखिए सवाल में यहाँ प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई 1.2 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया आपका 1.2 सेंटीमीटर ये, और ये सवाल में पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई ये पूछ रहा है सवाल में आपसे। तो यहाँ से आप देखिए कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे 1.2 बराबर वस्तु की दूरी -60 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी -60 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर, तो ये कट माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आपका यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाएगा 60 गुणे 1.2 बटे 30, यहाँ आप काट देंगे तो 30 दूना 60, 12 दूना 24, 2.4 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव में दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका सही हो गया यहाँ, ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो देखिए एकदम वस्तु की दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी ध्यान से देखेंगे, वस्तु दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और हम शुरू से चिल्लाते आ रहे हैं u जो होता है वो ऋणात्मक होता है, कहीं भी हो जो ऋणात्मक होता है। ठीक, और तो u का मान हो गया आपका
30 सेंटीमीटर, और भी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी आभासी प्रतिबिंब कभी भी बनता है। यदि अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कभी बनता है तो वो ऋणात्मक बनता है। हमने चिन्ह परिपाटी में अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो भी का मान हो गया -10 सेंटीमीटर। तो भी जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी, इसी को कहते हैं हम प्रतिबिंब दूरी, लिख लेते हैं प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। अब पूछ रहा है कि आवर्धन क्या होगा, तो होता है m = v/u। तो m = v/u, तो v का मान दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर और u का मान दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस कट गया, आपको बचेगा 1/3 सेंटीमीटर। तो 1/3 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है, देखिए 1/3 सेंटीमीटर प्लस में आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट गया यहाँ। तो सही उत्तर हो गया सी। इस प्रश्न से पहले दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में देख लेते हैं और उनकी चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि दर्पण सूत्र का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। तो इसमें जो u होता है वो वस्तु दूरी होती है, v जो होता है प्रतिबिंब दूरी होती है, f होता है फोकस दूरी होती है। देखिए 1/f = 1/u 1/u + 1/v। ठीक है, परिपाटी को समझ लेते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वस्तु दूरी यानी u, वस्तु दूरी u कहीं भी हो, चाहे अवतल दर्पण में हो, चाहे उत्तल दर्पण में हो, चाहे उत्तल लेंस में हो, चाहे अवतल लेंस में हो, वस्तु दूरी कहीं भी होती है यानी u का मान हर जगह ऋणात्मक होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में करता हूँ। देखिए u ऋणात्मक है अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी u ऋणात्मक है, उत्तल लेंस में भी u ऋणात्मक है, अवतल लेंस में भी u ऋणात्मक है। तो u का मान कहीं भी होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब दूरी भी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, लेकिन जब उत्तल दर्पण में आते हैं काल्पनिक बनने की स्थिति में यह धनात्मक हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार लेंस में जब हम आते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दूरी काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में ये ऋणात्मक बनती है और वास्तविक प्रतिबिंब के केस में भी धनात्मक बनता है। इसी प्रकार जब हम अवतल लेंस में आते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब ऋणात्मक बनता है। और तीसरी बात फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, उत्तल लेंस में धनात्मक होती है और अवतल लेंस में ऋणात्मक होती है। जस्ट फोकस दूरी जस्ट दर्पण सूत्र का उल्टा होता है। तो आप केवल दर्पण सूत्र का फोकस दूरी की चिन्ह परिपाटी को याद रखिए और उसका उल्टा कर दीजिए किसमें, लेंस में। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। तो देखिए सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए वस्तु का व्यास दिया हुआ है, वस्तु के व्यास को हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ से। वस्तु का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और क्षमता दिया हुआ है P = +5 डायोप्टर। ठीक, और U का मान दिया हुआ है, U का मान कहीं भी होता है ऋणात्मक होता है, तो -10 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूछ रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। तो वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास I पूछ रहा है, तो I पूछ रहा है और भी हमको नहीं पता है, भी नहीं पता है। तो देखिए I निकालने के लिए तो सबसे पहले कि हमको F निकालना होगा। तो F फार्मूला होता है F = 100/P, 100/P होता है। तो यहाँ से हम P का मान दिया हुआ है तो 100/5 यानी F का मान हो गया +20 सेंटीमीटर। ठीक, F का मान मिल गया हमको, तो F भी मिल गया कितना, +20 सेंटीमीटर। लेंस के सूत्र से देखिए, लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f का जो 1/f का मान हमको मिल चुका है 20 बराबर 1/v, भी निकालना ही है, छोड़ दीजिए, और -1/u। तो -1/u -10 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी का मान निकल जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो यहाँ से भी का भी मान निकल गया -20 सेंटीमीटर। अब हमको आई का मान निकालना है। तो देखिए, अब प्रतिबिंब का व्यास, वस्तु के व्यास और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के बीच की दूरी में एक रिलेशन होता है, हम पहले भी बताए हैं, फिर से मैं यहाँ उस रिलेशन को लिखता हूँ। देखिए याद रखिएगा ये फार्मूला।
तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का व्यास बटे वस्तु का व्यास इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी में ये रिलेशन होता है आई बाई यू इक्वल टू वी बाई यू। तो देखिए अब ध्यान से, आई का मान आपको निकालना है, यहाँ आई का मान निकालना है, ओ का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, भी का मान हमने अभी निकाला -20 सेंटीमीटर, यू का मान दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला में पुट करते हैं आई का मान निकालने के लिए। तो आई छोड़ देते हैं, ओ का मान 6 सेंटीमीटर बराबर भी का मान -20 सेंटीमीटर और यू का मान -10 सेंटीमीटर। यहाँ से ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये आई इक्वल टू हो गया 20 गुणे 6 बटे 10, 10 दूना 20 यानी 6 दूना 12 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल का आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता P इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f या P इक्वल टू 1/f ये कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्थात लेंस की क्षमता इक्वल टू 1 फोकस दूरी, तो P इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला 1/f वाला मीटर की स्थिति में, जब सवाल मीटर में दिया हो या मीटर की स्थिति में हमको ज्ञात करना हो तो 1/f का प्रयोग करते हैं, और जब सेंटीमीटर की स्थिति में याद करना हो तो P इक्वल टू 100/f। तो ये बात याद रखिए, जब सेंटीमीटर में सवाल दिया हो या सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे होंगे तो P इक्वल टू 100/f, और जब मीटर में दिया हो या मीटर में ज्ञात करना हो तो P इक्वल टू 1/f। यहाँ पे एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर भी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो P इक्वल टू 100/f वाला यूज करेंगे हम लोग, ये वाला। ठीक, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता तो हमने क्या कहा कि जब सेंटीमीटर में दिया हो तो P इक्वल टू 100/f यूज करते हैं, तो P इक्वल टू 100/f। f का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 100/10 इक्वल टू काट के आएगा तो 10 डायोप्टर। अब डी क्या है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है जो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। ठीक, अब यहाँ एक बात और याद रखने वाली है कि तो आपको ये दो बातें एकदम याद रखनी है। पहली बात कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो आप ध्यान दीजिए, हमने ये बात कहाँ से स्टेटमेंट बनाकर कहा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहीं से हमने कहा कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। और यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। इसलिए हमने ये कहा कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो देखिए अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस को ही हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अभिसारी लेंस को ही क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब कि इस प्रकार का जो लेंस होता है, इस प्रकार का लेंस, ये अवतल लेंस हो गया। और अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस को ही क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस यानी उठा हुआ लेंस, ऐसे उठा हुआ रहता है, उठा हुआ लेंस, तो ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस। अवतल लेंस यानी धसा हुआ, अवतल, अवतल, तल इसका अंदर की तरफ है, अवतल, तो अवतल लेंस हो गया आपका, ये अवतल हो गया ये। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ दोनों लेंसों की क्षमता ज्ञात करते हैं। तो कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता, तो देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस यानी अवतल लेंस, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ तो हम फार्मूला लगाएंगे 100 वाला, तो 100/50, तो इसका हो गया आपका +2 डायोप्टर। और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो यानी 100/20 यानी 5 डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता है तो ऋणात्मक होगी। अभी हमने बताया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो वहीं पे देख लीजिए, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो गई, -5 डायोप्टर। अब कह रहा है कि दोनों लेंसों की संयोजन क्षमता ज्ञात करिए। तो टोटल पावर हो गया, टोटल पावर P इक्वल टू P1 + P2 हो गया। तो अब P1 का मान दिया हुआ है +2 और P2 का मान दिया हुआ है -5, तो +-5। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस +2 माइनस आंसर आ जाएगा -3 डायोप्टर। 3 डायोप्टर, टोटल पावर कितना हो गया, 3 डायोप्टर, -3 डायोप्टर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है -3 डायोप्टर, यही सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब सारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करिए।
तो ये तो बहुत आसान हो गया। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, -50 सेंटीमीटर। अब सारी लेंस के बारे में अभी मैंने तुरंत बताया। अपसारी, अपसारी, अपसारी मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का मतलब ऐसे उठा हुआ, ये वाला लेंस उत्तल लेंस। तो अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो अब लेंस की क्षमता क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f होता है। 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो P इक्वल टू 100 -50 सेंटीमीटर -2 डायोप्टर। पावर आ गया आपका -2 डायोप्टर। ऑप्शन सी में सही है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए कि एक लैंप को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर है। 10 सेकंड में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, यहाँ से हम सवाल से दिखाते हैं कि भी का मान दिया हुआ कितना, भी का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक। फिर आई का मान कितना दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर करंट। टी का मान दिया हुआ कितना, 10 सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है क्या, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा ने हीट पूछ रहा है, एच। तो एच के फॉर्म में जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा एच के रूप में। देखिए ये एक होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग एच बराबर भी आई टी। फिर हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर पी इंटू टी। फिर हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक। अब हमको देखना है कि हम सवाल में दिया क्या है, भी आई और टी दिया हुआ है, भी आई टी यानी यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एच बराबर हो गया भी आई टी। देख लेते हैं, 10 × 2 × 10, 10 दाम में 100 × 2 यानी 200 जूल, उष्मा का मात्रक जूल, 200 जूल। देखिए ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया हुआ है 200 जूल, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अब 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान दिया हुआ है, फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू 100/f। और ये जब सेंटीमीटर में होता है मामला तब इसको लगाते हैं। तो यहाँ से आपको लेंस की क्षमता P इक्वल टू 100/40, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा +2.5, +2.5 कहाँ है, 10 +2.5। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उत्तर आपका। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसकी शक्ति की गणना करें। वही पावर, लेंस की क्षमता, पावर, शक्ति, यही पूछ रहा है पी। तो देखिए लेंस की क्षमता अभी हमने बताया, लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f, ये होता है मीटर में। और जब P इक्वल टू 100/f लिखते हैं तो ये हो जाता है सेंटीमीटर में। तो यहाँ सवाल सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो P इक्वल टू 100/f 50, और 100/50 का आपका हो गया 2, 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता, डायोप्टर मापते हैं। तो ये 2 आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन बी। नंबर प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए, समय यहाँ टी इक्वल टू दिया हुआ है, टी इक्वल टू दिया है 10 मिनट। तो 10 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 × 60 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड, ठीक है। आई का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10.6 एम्पियर। तो फॉर्मूला होता है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी क्यू पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। तो क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई का मान हो गया 6, आई का मान हो गया 10.6 और इंटू टी का मान हो गया 600, ठीक। तो आपका ये गुणा करेंगे तो 6×6 = 36 और 2 जीरो, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव आएंगे, तो आपको हो जाएगा 360 गुलाम, आवेश का मात्रा गुलाम। तो गुलाम आपका देखिए 360 गुलाम, ये आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा। तो देखिए
v बराबर होता है W बाई क्यू। v बराबर क्या होता है? W बाई क्यू। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर होता है v इंटू क्यू। तो आपके सवाल में जो दिया हुआ, देखिए v का मान दिया हुआ है 15 वोल्ट और c का मान यानी कुलाम यानी q का मान दिया हुआ है 5 कुलाम। ठीक, तो वर्क पूछ रहा है, काम पूछ रहा है, काम। तो W बराबर हो गया v इंटू क्यू। तो v का मान 5 गुड़े v का मान 15 गुड़े 5, 15 पचे 75, काम का मात्रक जूल। तो 75 जूल हो गया आपका आंसर। सी ऑप्शन सही हो गया आपका। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो देखिए, इस सवाल को समझने से पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो खगोलीय इकाई क्या होती है? खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुणे 10 पे 11 मीटर। 1.495 गुणे 10 पर 11 मीटर। अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो घटा देंगे, तो 1.495 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो ये मान याद रखा जाता है, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुणे 10 पर 11 मीटर में, और 1.495 इंटू 10⁸ किलोमीटर में। दूसरा पॉइंट क्या होता है? देखिए, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तारों के बीच की दूरी को मापने का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। देखिए, इसके नाम से तो नहीं समझ में आता है, लेकिन ये दूरी मापने का ही इकाई होता है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 गुणे 10 पर 15 मीटर, या किलोमीटर में अगर हम बदलेंगे तो 9.4 गुणे 10 पर 12 किलोमीटर। देखिए, तीसरा पॉइंट होता है कि पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? तो पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और इसको अगर हम कहें कि एक पार्सेक बराबर कितना हुआ, तो 3 गुणे 10 पर 16 मीटर, या किलोमीटर में कहें तो 3 गुणे 10 पर 13 किलोमीटर। तो खगोलीय दूरों का मापन में इसका ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, अभी आपने एक सीक्वेंस में पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष और पार्सेक। तीसरा था पार्सेक। तो हमको याद रखना है इसको, तीनों का मान क्या होता है, मीटर में या किलोमीटर में। ये तो आपको पता चल गया कि पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष से भी दूरी ही मापा जाता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो अब याद रखना है इसका मान। ये सामान्य बातें याद रहेंगी, लेकिन मान जल्दी याद नहीं रहता। तो मान को याद रखने के लिए एक सीक्वेंस याद रखें आप कि ALP का सीक्वेंस होगा ALP यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। हम एक तरीका बता रहे हैं इसको याद करने का। यह कोई भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, बस इसको याद करने का। आप कैसे याद रखेंगे, अपने मस्तिष्क में कैसे बैठाएंगे, इसके लिए एक तरीका बता रहे हैं। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, सीक्वेंस क्या रहेगा? ALP का सीक्वेंस रहेगा 11, 15, 16 का क्रम होगा। 10⁻11, 10⁻15, 10⁻16। मेरे पेन के नीडल को देखिए कहाँ कहाँ चल रहा है। ALP का सीक्वेंस होगा 11, 15, 16, 11, 15, 16, 11, 15, 16, 11, 15, 16। याद कैसे करेंगे? ALP का सीक्वेंस होगा 11, 15, 16। परीक्षा में इससे आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि कोई किसका क्या मान होता है, किसका क्या मान होता है। 11, 15, 16 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ALP का सीक्वेंस। देखिए, अब बीच वाला मान ये है और ये है, इसको कैसे याद रखेंगे? आप ध्यान से देखिए कि जो पहला है ए यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक ईयर का, ये 1.495 का, ये देखिए 2 गुना है, यानी 1.5 का 2 गुना, और ये इसका 3 गुना है, यानी 3 3 9, यानी लगभग उसी के आसपास है। तो पहला तीसरे का 2 गुना और तीसरा दूसरे का 3 गुना। आपको याद रखना है ALP का क्रम होगा 11, 15, 16, 11, 15, 16। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, प्रश्न की तरफ 16वां प्रश्न कर रहा था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष आप किसकी इकाई हो गई? तो दूरी की इकाई होगी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई हो गई। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, तो संवेग क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो संवेग, संवेग क्या होता है? मोमेंटम। संवेग क्या है? तो संवेग को समझने के लिए हम आइए संवेग के बारे में देखते हैं। देखिए, संवेग, तो संवेग यानी मोमेंटम, अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं संवेग। तो संवेग जो होता है वो गति की मात्रा को बताने वाली एक भौतिक राशि है। देखिए, संवेग का सिंपल सा अगर समझने का अर्थ है तो वो गति की मात्रा को बताता है। गति की मात्रा यानी कि गति कितनी है, किस स्पीड से है, ये संवेग प्रदर्शित करेगा। तो गति को अगर प्रदर्शित करना है कि हाँ, गति तो भाई स्पीड है, स्पीड को तो आप स्पीड कहते ही हैं, लेकिन हम ये बताना चाहें कि ये कैसी है, कितनी है, कैसी है, तो इसके लिए हम संवेग का उपयोग करते हैं। तो संवेग गति को मात्रा को बताने वाली एक भौतिक राशि है, सिंपल बात। तो संवेग गति की मात्रा को बताता है, तो गति तो कब बताएगा? तो संवेग होता है क्या? संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे
संवेग बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी p बराबर m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, वेग। तो देखिए यहाँ पे हो गया, ये फॉर्मूला हो गया संवेग का परिभाषा हो गई कि संवेग गति की मात्रा को बताता है, और इसका फॉर्मूला हो गया संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, यानी संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, और इसको p से प्रदर्शित करते हैं, तो p बराबर m इंटू वी हो गया। अब यहाँ संवेग में वेग लगा हुआ है, तो वेग सदिश राशि है, तो संवेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। अब संवेग का मात्रक, तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है, मास का मात्रक हो गया केजी, और वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक। तो अब तो संवेग का मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकंड, या इसी को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर सेकंड के इनवर्स, ठीक। और इसके बीमा अगर हमको लिखना है तो केजी का हो गया एम एल, एम मीटर का हो गया एल, और टाइम इसका हो गया सेकंड का हो गया टाइम, एम एल टी की पावर -1। तो ये इसकी बीमा हो गई, यहाँ देखिए आप बीमा। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ संवेग पूछ रहा था, तो संवेग को हमको पता चल गया कि संवेग p बराबर होता है m इंटू भी। अब देखते हैं सवाल में क्या क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु, यानी m का मान दिया हुआ है m/2, ठीक। कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, और वेग यानी वेलोसिटी दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 2v, तो संवेग क्या होगा, तो संवेग का फार्मूला होता है p बराबर m इंटू भी। m का मान कितना दिया हुआ है m/2, और v का मान कितना दिया हुआ है 2v, तो यहाँ से दो कट जाएगा, तो m इंटू भी, तो p बराबर m इंटू भी होगा, m इंटू भी, p बराबर m इंटू भी, बी ऑप्शन सही हो गया। तो आपका सही उत्तर हो गया बी। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, संवेग यानी p, अभी हमने पढ़ा p बराबर होता है m इंटू भी, m यानी द्रव्यमान और v यानी वेग, तो द्रव्यमान इंटू वेग कहाँ है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन ए सही हो गया। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है 50 किलोमीटर द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो संवेग, संवेग यानी मोमेंटम p बराबर m इंटू भी, m का मान दिया हुआ है 50 और v का मान दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, तो 50 गुणे 20 कर देते हैं, 5 दूना 10, दो को जीरो बढ़ा दिए, तो 1000, इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, या इसी को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर सेकंड का इनवर्स, इसको ऐसे लिखते हैं केजी मीटर सेकंड का इनवर्स, यही वाला फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है देखिए। तो ये आपका हो गया केजी मीटर सेकंड का इनवर्स, आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति कर रही है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या हो, दूरी। तो देखिए ये जो सवाल है वो गति के समीकरण का सवाल है, तो आइए गति से संबंधित कुछ नियमों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब कभी भी समान त्वरण से सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के लिए गति का समीकरण, यानी कहने का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है वो समान होगा, ठीक। एक सीधी रेखा में चल रही होगी वस्तु, क्षैतिज गमन यानी क्षैतिज गमन शब्द भी कहता है, तो क्षैतिज गमन यानी सीधी रेखा में, ऊर्ध्वाधर की तरफ नहीं, मतलब धरती से आसमान की तरफ नहीं। जब वस्तु क्षैतिज गमन कर रही होगी, क्षैतिज गमन यानी सीधी रेखा में गमन कर रही होगी, समान त्वरण से सीधी रेखा में गति कर रही होगी, तब करते हैं, तब गति के कुल कुल 4 समीकरण बनते हैं, जिसमें प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, v अंतिम वेग होता है, a त्वरण होता है, t समय होता है, और s विस्थापन होता है। तो देखिए पहला समीकरण इसका जो बनता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण बनता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा समीकरण बनता है s इक्वल टू यू प्लस हाफ 2n-1। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जब गति सीधी रेखा में होगी, एक समान त्वरण से होगी, तो गति के कुल कितने समीकरण बनेंगे, 4, जिसमें v जब निकालना होगा तो u प्लस ए टी, एस जब निकालना होगा तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर निकालना होगा या v निकालना होगा तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको ये चारों समीकरण याद रखने होंगे, जहाँ पे u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, शुरू से बताते आ रहे हैं। यदि आप भूल जाते हैं तो देखिए u पहले आता है, u पहले आता है तो प्रारंभिक वेग है ये, v बाद में आता है तो ये अंतिम वेग है। तो हमेशा कभी भी जो पहले आएगा वो प्रारंभिक वेग, ये याद करने के लिए हमने सोच रखा है ऐसे ही। तो प्रारंभिक वेग भी u होता है, प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है, ठीक। अब ये तो हो गया आपका क्षैतिज गमन के इस कंडीशन में। अब दूसरा, जब गुरुत्व के अधीन यानी
मान लीजिए ये सरफेस है, धरती है, यहाँ से आप कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, आसमान की तरफ, तो जब ये गिरेगा तो उस पर जाएगा तब भी जी का मान लगेगा, आएगा तब भी जी का मान लगेगा। तो अब ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनते हैं वो देखते हैं। पहला कंडीशन इसमें केस 1, तो केस 1 कह रहा है कि जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, उदग्र स्थिति में, यानी ऊपर की तरफ, हिंदी में उदग्र स्थिति यानी ऊपर की तरफ, तो जो एक्सेलरेशन त्वरण होगा वहां जी का मान जो होगा वो माइनस में होगा। यानी देखिए आप ऐसे समझिए, यहाँ पे समझिए ये ये ग्राउंड है, धरती, यहाँ से कोई वस्तु, और जी का मान जो लगता है नीचे की तरफ लगता है, ऐसे जी का मान ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। लेकिन अगर कोई वस्तु है, ये कोई पिंड है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये जी के तो अपोजिट जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो जी का मान क्या होगा, उल्टा लगेगा, यानी इसके ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहा है, तो माइनस जी। तो ये बात याद रखिए, जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही होगी उदग्र स्थिति में, तो ए का मान होगा ए इक्वल टू माइनस जी। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन ही है, त्वरण ही है, तो ए की जगह माइनस जी, जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो देखिए ध्यान से, तब फॉर्मूला बन जाएगा, पहला फॉर्मूला एस इक्वल टू यूटी प्लस यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक सूत्र ये बन गया, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। अब केवल हमने ए की जगह क्या किया है, माइनस जी रखा है, तो आप इस फार्मूले में भी अगर ए की जगह माइनस जी रखेंगे तो तीसरा फार्मूला बन जाएगा v बराबर यू माइनस जी टी। तो उदग्र स्थिति में जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही होगी तो a इक्वल टू माइनस जी लेके सॉल्व कर लेंगे, और जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही होगी तब केस 2, देखिए जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही होगी तो a इक्वल टू प्लस जी, तो जब प्लस जी लेंगे तो v बराबर यू प्लस जी टी। बस देखिए आप अगर कंपेयर करना चाहें तो ये फॉर्मूला देखिए, v बराबर u प्लस जी टी, ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला देखिए v बराबर u प्लस ए टी, तो a की जगह केवल t, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। या तीसरा फॉर्मूला बन जाता है s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ए की जगह केवल g। कब, जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही हो। तो यहाँ समझिए, जब वस्तु नीचे की तरफ, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, जब ये ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रही हो तो गुरुत्वाकर्षण भी जी भी तो नीचे ही की तरफ लगता है, जी भी तो नीचे ही की तरफ लगता है, वस्तु भी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये प्लस में हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस में हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम कई तरीके से डिनोट करते हैं, तो या ये कई बार पूछा गया है इसलिए मैंने इनको एक जगह कर दिया है, आप इसको याद रखिए। देखिए अगर कहा कभी कभी जी का मान देता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम 10 मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। कभी कभी जी का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देता है, और कभी कभी जी का मान फिट में कन्वर्ट करके देता है, तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होने चाहिए। आइए अब सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में यानी गति के समीकरण की बात कर रहा है, नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करता है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी s पूछ रहा है, तो देखिए हमको हमको पता है कि गति के समीकरण में s इक्वल टू दूरी, यही होता है दूरी, दूरी, तो s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी हमने पीछे बताया। तो अब यहाँ देखिए, हमने पहले बोला था कि u पहले आता है, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक वेग, v बाद में आता है अंतिम वेग। तो आप सवाल में देखिए प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है, कह रहा है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, तो प्रारंभिक वेग इसका जीरो, प्रारंभिक वेग कितना होगा, स्थिर अवस्था से शुरू, यानी प्रारंभिक वेग जीरो है। नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड की तरह से, तो अब एक्सेलरेशन त्वरण दे रहा है, त्वरण ए का मान दिया हुआ है कितना, त्वरण दे रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और समय दे रखा है टी इक्वल टू 8 सेकंड। अंतिम वेग प्रश्न में दिया नहीं है तो कोई मतलब नहीं, हमको वैसे भी दूरी निकालना है, एस निकालना है, एस, तो एस के रूप में हमने ये फॉर्मूला देखा है कि एस जब यू दिया हो, टी दिया हो और ए दिया हो, यू दिया हो, ए दिया हो, टी दिया हो, यू ए टी, तीन चीजें दी हुई हैं, तो हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। एस इक्वल टू यू का मान 0, टी का मान 8 प्लस प्लस 1/2, त्वरण 3 और समय 8 का स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये कट गया, 0 हो जाएगा, 1/2 गुणे 3 गुणे 8 अठाई 64, काट लेते हैं, 2 से 64 कट जाएगा तो आपका 32 बार में कट जाएगा, तो आपका फॉर्म हो जाएगा 32 गुणे 3 बराबर हो गया ये आपका 96 मीटर, दूरी है तो मीटर में,
तो 96 मीटर आपका सही उत्तर हो गया आपका यहाँ पे 96 मीटर। सही सही उत्तर क्या हो गया 96 मीटर सी दूरी में है। एस इक्वल टू आपको यहाँ से सॉल्व हो गया। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे ये सेकंड स्क्वायर है, के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। वेग वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देखिए हमको पता है त्वरण दिया हुआ, कितना दिया हुआ त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, तो प्रारंभिक वेग यू जीरो है। देखिए एक ट्रॉली विरामावस्था से, तो प्रारंभिक वेग जीरो, और अंतिम वेग भी पूछ रहा है कि उसका 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग भी पूछ रहा है। और समय दिया हुआ है कितना 4 सेकंड, कितना दिया हुआ 4 सेकंड। तो अब जरा आप सोचिए भी निकालना हो, तो भी के लिए फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v बराबर प्रारंभिक वेग जीरो प्लस एक्सेलरेशन दिया है 2 और टाइम दिया हुआ है 4। तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया, v इक्वल टू 4 दूना 8 मीटर पर सेकंड। वेग हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। पहला ऑप्शन देखिए ए, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु इस स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, स्थिर स्थिति यानी प्रारंभिक वेग क्या हो गया जीरो, 4 मीटर प्रति सेकंड प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित हो रही है। एक्सेलरेशन क्या हो गया एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन त्वरण 8 सेकंड बाद टाइम कितना दिया टाइम 8 सेकंड, 8 सेकंड हो गया आपका समय। कि गति कितनी होगी, यहाँ से आप फिर आपसे गति पूछ लिया। तो देखिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v u का मान 0, a का मान 4, 8, 8 चौका 32 मीटर पर सेकंड गति हो गया आपका 8 चौका 32 मीटर पर सेकंड। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो सवाल में जो जो दिया निकाल लेते हैं। तो समय टी दिया हुआ है, समय पहला टाइम टी इक्वल टू दिया हुआ 5 सेकंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि त्वरण एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गति चल रही है। फिर प्रारंभिक वेग देखिए अब यहाँ पे कह रहा कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति में जा रहा है। तो यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड, यानी यू हो गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। और भी अंतिम वेग दे रहा है कि अंतिम वेग दे रहा है आपका कि 10 मीटर हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया अंतिम वेग। तो वेग में परिवर्तन कितने का हुआ, तो वेग में परिवर्तन कितने का हुआ, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू यानी v 10 माइनस 5, ये वेग में परिवर्तन हो गया 5 मीटर पर सेकंड का, इतने का परिवर्तन हो गया। अब आपसे कह रहा है कि समय इस समय में मतलब इसी टाइम के बीच में कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो एस पूछ रहा है। तो अब जरा सोचिए कि एस जब पूछ रहा है और आपके पास क्या क्या होना चाहिए एस के लिए, तो एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एस इक्वल टू यू का मान आया 5, टी का मान दिया हुआ है 5, 1/2, त्वरण हमको पहले ही पता है कि 1 मीटर पर सेकंड, और फिर टी का मान हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। एस इक्वल टू हो गया 25 गुड़े 1/2 गुड़े फिर 25, तो 25 गुड़े 2 से 25 को काट देंगे तो 12.5 आएगा, और इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई एस 37.5 मीटर। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो गया। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है
2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? तो आपसे त्वरण पूछ रहा है, तो u का मान दिया हुआ स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी u का मान 0, v का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, समय दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक, और त्वरण a पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो आपके पास सम फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक, v का मान दिया हुआ है 5, u का 0 प्लस a पूछ ही रहा है, समय 2 सेकंड दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 5/2, यानी त्वरण निकल गया आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन सी में यहाँ दिया हुआ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा करती है, यानी प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u का मान दिया हुआ है कितना, 0, शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकंड में, यानी टाइम दिया हुआ है कितना, 10 सेकंड, 200 मीटर की दूरी, यस, दूरी का मान दिया हुआ है 200 मीटर, दूरी तय करती है, तो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन ए पूछ रहा है। तो जरा आप ही सोचिए, गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या इससे सॉल्व हो जाएगा? s 200 दिया हुआ है, u का मान 0, t का मान 10 सेकंड प्लस 1/2, त्वरण पूछ ही रहा है, टाइम 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 200 बराबर 1/2 गुणे ए गुणे 10 दहा में 100, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 100 ए, ये हो गया 200। अब यहाँ से ए का मान अगर हम निकालें तो ए इक्वल टू हो गया 200/50। यहाँ से इसको काट देंगे तो 50 चौका 100, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका सही उत्तर हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी त्वरण के साथ गति करेगा, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में साइंस के कुछ मज़ेदार प्रश्नों के साथ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको नियमित प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।